हाँ डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है, हाउ टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड हेंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीएटॉमिक कंपाउंड। यानी अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया हो, हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना हो, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या किस नेचर की हाइब्रिडाइजेशन हुई है। तो इसके लिए एक शॉर्ट टिप आपके लिए मैं दे रहा हूँ, जो कि आपने हाइब्रिडाइजेशन तो हमने सारी पढ़ ली है। तो शॉर्ट टिप आपके लिए मैं दे रहा हूँ वो ये है कि एक फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उस फार्मूला के ज़रिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी पहले हमें ये देखना है यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी टाइप का होगी। तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी ये है कि उस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, इन सेंट्रल एटम। अगर हम इस नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये कैलकुलेट करने के बाद हम बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला है, वो ये है कि x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, थोड़ा ध्यान रखिए, 1/2 ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in the central atom, in the central atom plus number of monovalent atoms attached to the central atom, central atom minus number of charges present on the cation plus number of charges present on the anion। तो ये जो फार्मूला है ये इस्तेमाल करके आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स VE से रिप्रेजेंट करेंगे, VE नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, प्लस करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। अगर ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स हम MA से रिप्रेजेंट करेंगे, MA रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, ये खास ख्याल रखना है, मोनोवैलेंट एटम्स होनी चाहिए। अगर कहीं पर डबल डाईवैलेंट एटम्स हों या ट्राईवैलेंट एटम्स हों, तो उस वक्त नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू 0। फिर क्या है, माइनस नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कैटायन, क्योंकि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। अगर सपोज हमारा ये जो मॉलिक्यूल है जिसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी हो, अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना हुआ, सपोज कोई कम्प्लेक्स अयान हुआ जैसे NH4 पॉजिटिव अयान है या SO4-2 अयान है, यानी कैटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है। तो अगर कैटायन है तो कैटायन की सूरत में इस पर कितनी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो माइनस करनी है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अगर हम कैटायन की रिप्रेजेंट करेंगे -C से, तो C से, तो फिर ये जो कि नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन कैटायन जो है ये माइनस करना है तो -C आएगा। फिर क्या करना है, प्लस नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एनायन, एनायन पे कितनी चार्जेस हैं। अगर कम्प्लेक्स अयान नेगेटिव आयन जैसे SO4 नेगेटिव आयन जो है SO4-2 आयन, वहाँ पर चार्ज -2 है, तो ये जो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एनायन पे है, ये ऐड करनी है, तो इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से जो आपकी फार्मूला है, जो हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करती है, इट बिकम्स x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
plus monovalent atoms attached to the central atom minus number of charges present in the cation plus number of charges present on the anion. तो इससे क्या होगा, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो अगर एक्स का वैल्यू, तो जाहिर सी बात है इसके डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं. इसका वैल्यू जो है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इवन इट कैन बी 7. तो जब आपको पता चला कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम में हैं, तो फिर आप खुद बता सकते हैं कि इसका नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. सब अगर 2 ही ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है, एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है. अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इट मीन्स इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अगर 4 हैं, इट मीन्स इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब अगर 5 हैं, इट मीन्स इट इज़ sp3d. sp3d. अगर 6 हैं तो ये हैं sp3d2. इस तरह से अगर 7 हैं तो इट इज़ sp3d3. तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो अब एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, वो ये कि ये जो सेंट्रल एटम है, अगर सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और मोनोवैलेंट एटम्स जो हैं, अगर इनकी तादाद बराबर है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम अगर ये बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉलिक्यूल जो है ये रेगुलर स्ट्रक्चर का है. इसके स्ट्रक्चर में कोई डिस्ट्रक्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी. अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद ज़्यादा है as compared to the number of groups attached to it or number of atoms attached to the central atom. If the number of atoms or groups attached to the central atom is not equal to the number of hybrid orbitals, it means there are hybrid orbitals which contain lone pair of electrons in it. अभी कितने ही, how many orbitals are there, hybrid orbitals are there which contain lone pairs of electrons in them, that will be decided by the difference between number of hybrid orbitals and number of atoms or groups attached to the central atom. एक बार फिर गौर से सुनिए, अगर नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर हैं, सेम हैं, इनकी तादाद एक जैसी है, इट मीन्स मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है दैट इज रेगुलर, दैट मीन्स ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. अब अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू द सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल, इसका मतलब ये हो गया कि देयर आर सम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर नॉट इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इट मीन्स दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम. तो आप जानते हैं कि लोन पेयर्स की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होती है, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर. तो उस वक्त जो स्ट्रक्चर जो होगी एज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, वो उस स्ट्रक्चर में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ जाती है. जैसे अमोनिया में होता है, वहाँ पर अमोनिया में NH3 जो है वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल टेट्राहेड्रॉन नहीं बनती है, तो उस वक्त हम डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर या इरेगुलर स्ट्रक्चर बनती है, डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर स्ट्रक्चर. तो इस तरह से इस बुनियाद पे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है. तो हम कुछ एग्जांपल्स देंगे. फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हैं, इट इज़ 2 and 4. दैट मीन्स कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं. तो अब अगर हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 r. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस हमें करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम. चूँकि इसके सेंट्रल एटम जो हमारा है, यहाँ पर जो एटम्स अटैच हैं वो 2 ऑक्सीजन एटम हैं. ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ये डाईवैलेंट है, इसलिए Ma का वैल्यू 0 है
और इसी तरह से C इज़ नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट द मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल पे यहाँ कोई चार्ज है नहीं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो C भी ज़ीरो है, -0। और A इज़ द चार्ज ऑन एनायन, चूँकि एनायन भी नहीं है इसलिए A भी ज़ीरो है। इसलिए आप देख रहे हैं ये जो X का वैल्यू है it becomes 1/2 of 4, that is equal to 2. It means there are two hybrid orbitals present in carbon. जब दो ही hybrid orbital होंगे it means it will be sp hybridized atom. कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। और हम जानते हैं जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास दो हैं और जो एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन को जो ग्रुप्स अटैच हुए हैं, दो ऑक्सीजन एटम अटैच हुए हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ एटम अटैच टू एटम आर सेम। इसका मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो लीनियर मॉलिक्यूल होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हम एग्जांपल लेंगे मीथेन की CH4। मीथेन में देखिए एक बार फिर कार्बन जो है इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो X इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स Ma, मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड टू इट, तो इसको 4 मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं, दैट मीन्स Ma इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0, सो इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 8, 4 + 4 इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हुआ कार्बन जो है इट हैज़ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसका मतलब है जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल। अब देखिए कार्बन जो है इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 4 मोनो वैलेंट एटम्स अटैच हुए हैं। इसका मतलब है जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता हो, दैट मीन्स इट हैजंट गॉट एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, इट मीन्स दिस मीथेन इट विल हैव ए स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए NH3 की, अमोनिया की। अमोनिया जो है इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 5 है, दैट मीन्स इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है X इज इक्वल टू 1/2 ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल दैट इज 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड दैट इज 3, चार्ज ऑन इट इज 0, so C will be 0, C will be 0 and A will be 0. So once again X is equal to 1/2 of 8, that means 4, that means sp3 hybridization। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। मगर यहाँ पर देखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं, जो एटम्स अटैच्ड हैं टू द नाइट्रोजन वो तो 3 ही हैं। इसका मतलब है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक लोन पेयर है, क्योंकि वो हिस्सा नहीं ले रहा है। 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दैट कंटेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट, तो लोन पेयर की वजह से स्ट्रक्चर जो होगी दैट विल बी इरेगुलर स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। तो इसीलिए आपने देखा होगा अमोनिया जो है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हम लेंगे कार्बोनेट आयन CO3-2 आयन। इसकी एक एग्जांपल देख लीजिए। कार्बोनेट आयन में सेंट्रल एटम कार्बन है, तो हम जानते हैं कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो X इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 4, मोनोवैलेंट एटम कोई अटैच है ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये डाईवैलेंट है, तो Ma का वैल्यू 0 है। C जो है C माइनस करना है, -C, C मीन्स चार्ज ऑन कैटाइन, तो कैटाइन है ही नहीं, C 0 है, प्लस चार्ज ऑन एनायन, तो एनायन पे चार्ज 2 है तो ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से ही बनेगा X इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 4 + 2 दैट इज 6। इसका मतलब है 2 1 are 2, 2 3 are 6, दैट इज X इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स हियर आर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी दैट विल बी sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देख लीजिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हैं, जो एटम और ग्रुप्स अटैच हैं वो भी 3 हैं। इसका मतलब है इसकी स्ट्रक्चर जो होगी दैट विल बी रेगुलर स्ट्रक्चर। एक और चीज़ देख लीजिए, अमोनियम आयन
NH4 पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन। यहाँ देख लीजिए एक्स का वैल्यू कैलकुलेट हम करेंगे 1/2 ऑफ नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। आपने अभी भी देख लिया नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सो VE दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इज इक्वल टू 5। फिर ऐड करना है मोनोवैलेंट ग्रुप्स कितने अटैच हैं, यहाँ पर 4 अटैच हैं, सो +4। माइनस करना है चार्ज ऑन द कैटायन, तो कैटायन पे यहाँ पर +1 चार्ज है तो -1 हो जाएगा। प्लस करना है चार्ज ऑन एनायन, एनायन तो ये है नहीं तो इसलिए वो 0 है। तो टोटल में बनेगा 1/2 ऑफ 5 और 4 हो गए 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हो गया 8। जिसका मतलब है 2 4 ज़ार 8। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड आर इज इक्वल टू 4। इट मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। अब स्ट्रक्चर देखना है रेगुलर है या इरेगुलर है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हैं और यहाँ पर जो मोनोवैलेंट एटम्स या ग्रुप्स हैं वो भी 4 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जितने मोनोवैलेंट एटम्स हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब है कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल इस वक्त फ्री नहीं है, यानी कोई लोन पेयर नहीं है। इसलिए अमोनियम आयन जो होगा उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो इस तरह से आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करके किसी भी किसी भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड या किसी भी कैटायन, किसी भी कम्प्लेक्स एनायन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड और बहुत काम की चीज़ है। आप किसी भी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बस एक और बात जो मैं आखिर पे आपसे कहूँगा वो ये कि हम जैसे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कम्युनिटी क्लासेस ले रहे थे, तो चूँकि लॉकडाउन फिर से नाफिज हो गया, हालात ख़राब हो गए, तो हमें वो कम्युनिटी क्लासेस फिर से बंद करने पड़े। तो अगर हालात ठीक हो गए तो एक बार फिर हम इंशाल्लाह कम्युनिटी क्लासेस शुरू करेंगे। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो हम यहाँ पर यूट्यूब के ज़रिए या ऑनलाइन जो क्लासेस दे रहे हैं, वीक नेट होने की वजह से हम उतना लंबा क्लास भी नहीं दे पाते हैं, और फिर स्टूडेंट सामने ना होने की वजह से उनके जो कंसेप्ट्स जो होते हैं या जो उनके जो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमें लगे उनको समझ में ना आया, तो इस तरह के क्लासेस में वो सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो इसलिए फ़िलहाल चूँकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो फ़िलहाल हम इसी तरह से क्लासेस करेंगे जब तक हमारा ये लॉकडाउन जो है इसमें नरमी आ जाएगी। तो फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो एक बार फिर हम कम्युनिटी क्लासेस शुरू करेंगे। तो हो सके तो आप उन कम्युनिटी क्लासेस में आप बाद में शिरकत भी कर सकते हैं। अगर आपकी पहुंच हमारे यहाँ तक होगी तो यू विल बी मोस्ट वेलकम फॉर दैट। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम देखेंगे कि इस केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ पे जितने ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके फ़ायदे की बातें होगी, जहाँ पर आप आसानी के साथ बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि 11th केमिस्ट्री ये सारी बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो उस एतबार से मैं देखूँगा कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आसानी के साथ हल करने के लिए आप कौन से शॉर्टकट मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया, तो आइंदा भी मैं इंशाल्लाह ऐसे ही पॉइंट्स आपको क्लियर करता रहूँगा। तो स्टे ब्लेस्ड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।